हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज के इस वीडियो में काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स को मैं कवर करूंगी, लाइक व्हाट इज़ ऑटिज़म डिप्रेशन। आप ऑटिज़म डिप्रेशन से ख़ुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है ऑटिज़म पेरेंट्स के लिए इनिशियली। और ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों के कमेंट से ही सिलेक्ट किए हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कमेंट है गाइस, मैम मेरा बेटा एक्टिविटीज़ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना चाहता है। कुछ एक्टिविटीज़ जो वो अभी करना चाहता है तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देता है, बट अपने फेवरेट एक्टिविटीज़ में पूरा अटेंशन देता है। इसके लिए क्या करें? ये जो प्रॉब्लम है गाइस, इनिशियली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आई थिंक सबके साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो बच्चे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आप रेगुलरली वर्क करना स्टार्ट करते हैं, मोस्टली हम लोग सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों का जब भी हम लोग उनके साथ वर्क करते हैं, उनकी अटेंशन पे, उनकी कंसंट्रेशन फोकस पे हम लोगों को वर्क करना होता है या फिर उनका इंटरेस्ट गेन करना होता है, तो मोस्टली हम लोग सॉर्टिंग मैचिंग एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करते हैं। वट एवर आपने किसी भी एक्टिविटी से स्टार्ट किया हो। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा किसी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से सीख जाता है, जैसे सॉर्टिंग करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे अर्नब को मैंने स्टार्ट किया था, तो अर्नब को आप डेली कितनी बार दिन में सॉर्टिंग करने को दे दो, वो बहुत मज़े से करता था उस एक्टिविटीज़ को। लेकिन जब भी मैं सॉर्टिंग से हट के कुछ नई एक्टिविटी उसको कराने का स्टार्ट करती, कुछ एकेडमिक या लैंग्वेज का जब मैं उसको ट्राई करती सिखाने का, तो उसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता था। उसको हर वक्त वही करना होता था, जो सॉर्टिंग या मैचिंग पजल्स होते थे, वही सब एक्टिविटीज़ उसको करनी होती थी। तो इसमें इनका कोई भी मतलब मिस्टेक नहीं है गाइस, ये ऑब्वियसली है। ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी चीज़ लागू होती है कि जो चीज़ हम लोगों को इजी लगती है उसको हम लोग बार बार करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है उसमें ऑब्वियसली हमारा जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अर्नब के साथ अभी भी ये चीज़ होती है। जब भी हम लोग उसको नई चीज़, जैसे हम लोगों ने उसको बैटिंग क्रिकेट इंट्रोड्यूस करवाया था, ये 100 पीसीज के बड़े बड़े पजल जब इंट्रोड्यूस कराए, स्टार्टिंग में इनिशियली उसका जो इंटरेस्ट है बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसको सिखाने का, डेली जब रेगुलरली उसको सिखाने का कोशिश करते हैं, जब उसको धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, थोड़ा मेरे बस की बात है सॉरी, तब जाके उसका हम लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो मिलता है और वो उस चीज़ को पूरी तरह से सीख जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि एक बार बच्चा जिस एक्टिविटी को सीख गया है, सॉर्टिंग अगर सीख लिया, तो उसके बाद या तो आप चेंज कर दीजिए। सेम अगर मैंने चना राजमा सॉर्टिंग आज स्टार्ट किया है, बच्चा उसको ईजिली सीख गया है, तो उसके बाद आप वो उसको मत दीजिए, नेक्स्ट डे कुछ और सॉर्ट करने के लिए दीजिए, या फिर एक्टिविटीज़ को चेंज करते रहिए। कभी भी एक्टिविटीज़ को अगर आप ज़्यादा टाइम तक सेम एक्टिविटी को, बच्चा उसको सीख गया है, उसको बार बार ज़्यादा टाइम रिपीट कर करके आप उसको वही बच्चे को करने दे रहे हो कि हाँ अच्छा है बच्चा टाइम पास कर रहा है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे को उस एक्टिविटी की एडिक्शन हो जाती है, फिक्सेशन हो जाती है, और बच्चा उसमें अपना टाइम पास, जो उसको पता है कि इसमें मज़ा आता है, मेरा टाइम अच्छे से इसमें पास हो जाता है, तो बच्चा बार बार उन्हीं चीज़ों को करने की कोशिश करता है। तो इसमें घबराना नहीं है कि मेरा बच्चा कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी में ही इंटरेस्ट ले रहा है और नई एक्टिविटी में उसको ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ में आप लोगों को घबराना नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, ऐसा होगा ही। जैसे ही आप नेक्स्ट डिफ़िकल्ट एक्टिविटी उसको स्टार्ट करोगे, जो पहले एक्टिविटी स्टार्ट की उसमें भी बच्चे को टाइम लगा सीखने के लिए, तो डेफिनेटली जो दूसरी आप स्टार्ट करोगे उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन बच्चा धीरे धीरे ये समझने लग जाता है कि अब ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी थोड़ी इजी हो रही है। अब रखे रखाए तो कोई एक्टिविटी उसके लिए इजी होगी नहीं। जब आप रेगुलरली उस चीज़ को ट्राई करेंगे तभी बच्चा उसको समझना स्टार्ट करेगा, तभी बच्चे को वो इजी लगेगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको करना ये है कि बच्चा किसी भी एज में है, 5 ईयर है, 6 ईयर है, 7 ईयर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रोज़ बच्चा पजल लगा रहा है तो पजल ही लगाते रहे। तो आपको अगर दिख रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उस चीज़ को आपको दूर कर देना है, बच्चे को फिर वो चीज़ करने नहीं देनी है, तभी उसका ध्यान जो है वो दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ईजिली निकल जाता है। आप बस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा है तो वो ये नहीं करेगा। नो,
उनके लिए हर चीज़ डिफ़िकल्ट है स्टार्टिंग में, उनको तो कुछ नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, हर नई चीज़ आपको ही इंट्रोड्यूस करानी है। तो धीरे धीरे आप जब रेगुलरली किसी चीज़ को सिखाने का ट्राई करेंगे तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को सीख जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, कमेंट में उन्होंने रेज किया था। तो ये सबके साथ होता है, तो इसका सलूशन मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये बहुत ज़रूरी होता है, जितना आप एक्टिविटीज़ को चेंज करते जाएंगे आप देखोगे आपका बच्चा जो है उसका जो लर्निंग की स्पीड है वो फास्ट होने लगती है, धीरे धीरे उसका माइंड मेकअप होने लगता है कि नहीं, किसी भी नई चीज़ से मुझे घबराना नहीं है, हर नई चीज़ को जब मैं थोड़े दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ तो वो चीज़ मैं सीख जाता हूँ। तो उससे बच्चे को वो मैसेज भी जाता है। तो ना तो आपको डिमोटिवेट होना है और ना ही बच्चे को डिमोटिवेट करना है। नेक्स्ट कमेंट है, कैमल मिल्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये कमेंट मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि खुद मैंने कैमल मिल्क ट्राई किया है अर्नब के लिए, और इसका रिव्यू मैंने पहले भी दिया है, अभी भी अपने नए फॉलोअर को दे रही हूँ। कैमल मिल्क बहुत अच्छा है। अर्नब को जब हमने ट्राई किया था उस टाइम पे अर्नब को गट हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, कोल्ड, ये सब कुछ जो है वो वॉमिटिंग अर्नब का लगा ही रहता था, स्टमक पेन लगा ही रहता था। तो जब हमने कैमल मिल्क कुछ मंथ्स के लिए ट्राई किया था तो अर्नब में काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन उसका ऑलमोस्ट ठीक हो गया था, उसका जो इम्यूनिटी था वो स्ट्रॉन्ग हो गया था, बहुत कम बीमार पड़ता था। कैमल मिल्क आप ट्राई करो। इवन मुझे याद है मैंने कौन सा ब्रांड ट्राई किया था, हम लोगों ने शायद आद्विक करके ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते थे, वही मैं देती थी उसको कुछ नहीं करते हैं, बस वो 1 या 2 स्पून उसके ऊपर लिखा भी रहता है, वो गर्म पानी में घोल के जस्ट आपको देना है। तो पहले 1-2 स्पून से आप ट्राई करो। इसका क्या है कि थोड़ा गर्म तासीर होता है। तो अर्नब को क्या प्रॉब्लम हुआ कि जैसे ही गर्मियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, मई जून स्टार्ट हो गया, तो तब उसको वो पीने का मन नहीं कर रहा था। उसका टेस्ट थोड़ा ठीक नहीं होता है गाइस, तो पता नहीं आपका बच्चा पिएगा या नहीं पिएगा। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा उसको पी सकता है और उसको वो सूट कर रहा है, थोड़े से ट्राई कीजिए तो आप उसको कैमल मिल्क दे सकते हैं। बाकी कैमल मिल्क का मैंने देखा है गट हेल्थ पे बहुत अच्छा वर्क करता है, ये स्पेशली कॉन्स्टिपेशन पे तो बहुत अच्छा वर्क करता है। सो नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मैम काइंडली आंसर मी, मैंने कोई थेरेपी कोई मेहनत नहीं की, मेरा बच्चा 5 to 6 ईयर्स में सब कुछ खुद ही सीख गया। क्वेश्चन आंसर, दूसरे बच्चों से बात करना, कम्युनिकेशन, सब पॉटी ट्रेन है वो, 2 साल की एज में वो पॉटी ट्रेन हो गया था। 4 साल तक लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4 साल तक उसकी स्पीच लैंग्वेज कम थी, मीन्स डिलेड थी। तो इसमें पता नहीं इनको क्या कन्फ्यूज़न है। तो ये बिल्कुल क्लियर केस है गाइज़, डेफिनेटली अभी वो पूरी तरह से इम्प्रूव हो चुका है, जैसे कि कमेंट से पता चल रहा है। तो ये हो सकता है सिंपली स्पीच डिले या वही माइल्ड ऑटिज़म विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो वाले केसेस होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक प्रूफ है कि 5 to 6 ईयर तक ये बच्चे जो हैं वो फुली रिकवर कर जाते हैं। तो ये चीज़ इसलिए मैंने इस कमेंट को सिलेक्ट किया है कि यहाँ से आप देख सकते हो कि सिंपल स्पीच डिले के और जो माइल्ड ऑटिज़म विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो केसेस होते हैं तो वो 5 to 6 ईयर तक ठीक हो जाते हैं। और इनको मैं यही कहूँगी कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुशकिस्मत हैं आप, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो पूरी तरह से ठीक है। आई होप फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, दीदी मुझे अपना बेटा का बचपन में ध्यान नहीं है कि वो रिस्पॉन्स करता था कि नहीं, पर मैंने स्क्रीन टाइम बहुत दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको वर्चुअल ऑटिज़म है या क्लासिक ऑटिज़म है। तो मैक्सिमम पेरेंट्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम है ये। आज के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं और डेफिनेटली स्क्रीन टाइम एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है आज की डेट में। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों को नॉलेज भी नहीं होता है इस चीज़ का। हालांकि मैंने वर्चुअल ऑटिज़म क्लासिकल ऑटिज़म में क्या डिफरेंस है, वर्चुअल ऑटिज़म पे इंडिविजुअली भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन
फिर भी मैं बोलूँगी जो कंफर्म डायग्नोसिस है कि क्लासिक है या वर्चुअल है, वो आपको यूट्यूब से देख के कभी नहीं करना चाहिए। एक करेक्ट जो डायग्नोसिस है उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के साथ ज़रूर विजिट करना चाहिए। इन्होंने मुझे आंसर भी किया है कि मेरी सिटी से साइकेट्रिस्ट जो है वो बहुत दूर है। तो ये तो डियर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमाचल वालों को देखो आप, वहाँ पे कोई थेरेपी सेंटर नहीं है, वहाँ भी बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, तो उनको 6 घंटे 7 घंटे का सफ़र है, चंडीगढ़ में जाना पड़ता है। तो बच्चे के लिए तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको दूर जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, लेकिन डायग्नोसिस ज़रूर कराना चाहिए। हालांकि आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपके बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है, जहाँ से मैं थोड़ा आइडिया दे सकूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियोस देख के पता लगा सकते हैं कि वर्चुअल है या क्लासिक है। बाकी आपको साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। मैं हमेशा बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ गाइस, ये कन्फ्यूज़न के चक्कर में कभी मत पड़े रहो अपने बड़े बूढ़ों के बोलने पे कि हाँ कुछ टाइम के बाद वो बोलने लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ों में आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। वर्चुअल हो या क्लासिक हो, सीधा डायग्नोसिस कराइए, सीधा थेरेपी करवाइए। कहीं कम से कम आपको पता तो चले कि मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है और मुझे करना क्या है। तो बच्चे की बात है तो हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए और जल्दी सब कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए। सो नेक्स्ट कमेंट है गाइज, ये 2 कमेंट हैं, दोनों ही रिलेटेड हैं एक ही प्रॉब्लम से। प्लीज़ एजुकेट अस ऑन ऑटिज़म डिप्रेशन। दूसरा कमेंट आप देखो, थैंक यू फॉर सच नाइस इंफॉर्मेशन। थैंक यू डियर फॉर दिस अप्रिशिएशन। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो री-इन्फोर्समेंट। मुझे गुस्सा आ जाता है बट आई विल ट्राई। तो ये दोनों ही एक ही टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं, दैट इज़ ऑटिज़म डिप्रेशन, हाउ टू गेट राइड ऑफ दिस डिप्रेशन। तो इसके लिए मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। तो मुझे अभी भी याद है, स्पेशली जब मैंने अर्नब को राइटिंग कराना स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि अभी अर्नब कुछ भी नहीं करता है, नेक्स्ट ईयर वो स्कूल में जाने वाला है। तो वही टेंशन मेरे दिमाग में चल रही थी कि कैसे उसको मैं स्कूल के लिए प्रिपेयर करूँगी। उसकी स्पीड भी बहुत कम है, वो तो पेंसिल पकड़ना भी नहीं जानता है। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था और फ्रेश वही ऑटिज़म का शौक़ भी लगा था मुझे कि अर्नब को ऑटिज़म है। तो आपको पहले भी मैंने शेयर किया था, इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स करने के बाद भी अर्नब ने 1 साल लगा दिया था राइटिंग सीखने में, 5 to 6 मंथ तक पेंसिल ही नहीं पकड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोच सकते हो कि उस टाइम मेरा जो स्ट्रेस का लेवल था वो क्या था, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था। आज मैं उसको 1 घंटा अच्छे से राइटिंग करना सिखा रही हूँ, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। कल फिर उसको सिखा रही हूँ, परसों फिर सिखा रही हूँ, लेकिन उसको पेंसिल तक पकड़ने नहीं आ रही है। तो बार बार डिमोटिवेशन होता है और ये हर पेरेंट्स की का स्टोरी है। तो ये जो बार बार हम लोगों को फेलियर मिलता है, यही हमारे दिमाग में बार बार नेगेटिविटी भरते जाता है कि, और हमारे दिमाग को ना बार बार ये बिलीव होने लग जाता है कि मेरा बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। तो सीरियसली उस टाइम पे मुझे यही फील हो रहा था कि अर्नब ना तो स्कूल जा पाएगा, ना लिख पाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएगा। राइटिंग का चल रहा था, साथ में उसको मैं लैंग्वेज का सिखा रही थी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, लैंग्वेज के ऊपर वर्क करने का सब कुछ सिखा रही थी। उसमें भी वही डिमोटिवेशन, फेलियर मिल रहा था बार बार, बिल्कुल भी नहीं सीख पा रहा था। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भरने लगती हैं। तो उस टाइम पे हम लोग भी बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि मैच्योर नहीं होते हैं या फिर रेडी नहीं होते हैं। ये जो हमारी लाइफ में एक बोल सकते हैं ना कि कुछ नया ये जो हुआ रहता है, ऑटिज़म हमारी लाइफ में जब आता है तो हम लोग कुछ टाइम के लिए, क्या 1 साल 2 साल तक समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोगों को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। एक पिंजरा सा महसूस होता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी लाइफ ऐसे ही निकलने वाली है और ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। तो डेफिनेटेटली उस टाइम अगर मैंने चैनल बनाया होता और उस टाइम पे मुझे कोई पूछता तो मैं यही बोलती कि ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होती, ये चीज़ें जो है वो हमेशा के लिए चलने वाली हैं। हालांकि आज मेरी सोच जो है वो चेंज हो चुकी हूँ। आज मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने आप को चेंज किया है। लेकिन
उस टाइम पे अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता था। जब बार बार आपको वो चीज़ दिखती है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आपको ऑब्वियसली गुस्सा भी आता है। आप अपने दिमाग को स्टेबल रख ही नहीं पाते हैं। 24 घंटे वो चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं। साथ में आप नॉर्मल बच्चों को देख रहे हैं, वो कितना कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ से बाहर निकलना सीरियसली बहुत मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में। तो ऐसा करते 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 एक लेवल ऐसा आ गया, मेरे एग्रेशन का लेवल भी इतना ज़्यादा मतलब बढ़ने लगा जो मेरा रियल में कभी था ही नहीं। एक लेवल पे ये महसूस होने लगा कि मैं कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये नेगेटिविटी भर रही थी कि मैं मतलब इस हद तक कैसे चेंज हो रही हूँ और कैसे मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। तो ये डिप्रेशन जो है वो आपको बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि अंधा और बहरा कर देता है। आपको कुछ भी नहीं दिखता है कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। स्पेशली जब भी आप अपने बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं, आप भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। तो कभी कभी तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे खुद से ही डर लग जाता है कि मैं ही खतरनाक हूँ अपने बच्चे के लिए, कहीं मैं अपने बच्चे को नुकसान ना पहुँचा दूँ। तो ये रियलिटी है, ये होता है हम सब पेरेंट्स के साथ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही थी कि मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे किसी भी तरीके से इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो उस टाइम तक मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है। इट मीन्स वो चीज़ मुझे पता थी कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है, ये भी एक बीमारी होती है। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं डाउट होने लगा कि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये अलार्म है कि मुझे इस चीज़ का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इस चीज़ से, डर भी लगता है ऑब्वियसली, अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इस चीज़ से, तो डेफिनेटली अगर आपको मेडिकल हेल्प लेने की नीड महसूस हो रही है तो वो भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इवन टाइम से हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, किसी काउंसलर के पास हम लोगों को जाना चाहिए। तो मैंने यही डिसाइड किया कि पहले मैं खुद से ट्राई करूंगी, अगर मैं खुद को चेंज कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर मेडिकल हेल्प लूँगी, काउंसलर के पास जाऊँगी, साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे का सवाल है और मैं अपने बच्चे के लिए ही खतरा नहीं बन सकती। मैं ऐसी मदर नहीं बन सकती हूँ जिससे मेरा बच्चे में मेरे लिए डर पैदा हो जाए। और वो बोलते हैं ना कि ये चीज़ सोच के भी डर लगता है कि मेरा बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो वही चीज़ हो रही थी। और आप लोग भी ज़रूर देखना आपके बच्चे कितने ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन और इस चीज़ की वजह से हम वो डर भी दरकिनार कर देते हैं, अपने बच्चों का डर भी नहीं देख पाते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ही खुद डरना स्टार्ट कर देते हैं। तो डर के मारे कभी कभी वो चीज़ें करते भी हैं, लेकिन ये जो डर है वो सब सिर्फ 5 to 6 ईयर तक रहता है। उसके बाद आप बच्चे को डरा नहीं सकते हैं, बच्चा फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, एग्रेशन के साथ ज़्यादा वायलेंट होता है। और वो चीज़ भी उस टाइम पर मुझे पता चल रही थी कि 5 to 6 ईयर के बाद ये चीज़ें नहीं चलेंगी, तब मैं अर्नब को कैसे कंट्रोल करूंगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ मुझे यूज़ करनी है जिसमें वो मुझसे डरे ना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पहले मैं खुद के एग्रेशन के ऊपर काम करूं। तो धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को सीरियसली लेना स्टार्ट किया कि मुझे अब सीरियसली इस चीज़ के ऊपर काम करना है। डेफिनेटली जब भी आप बच्चे के साथ उसको मारते हो या फिर उसके साथ बैड बिहेवियर करते हो, 24 घंटे आपके दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है कि आज मैंने अपने बच्चे के साथ ऐसा बिहेव किया। आप ना सो पा रहे हो, ना आप दिन में, आपका दिमाग उन थॉट से भरा है। तो डेफिनेटली ये आपको डिप्रेशन की तरफ भेजता ही है। तो धीरे धीरे मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी शुरू की जो मैंने पहले छोड़ दिया था। म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा सुनती थी, मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल। फिर से वही चीज़ें मैंने शुरू की, खुद भी सुनना स्टार्ट किया, अर्नब को भी सुनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद एक चीज़ मैं क्या करती थी, पेपर बनाती थी, चार्ट बनाती थी, उसके ऊपर मैं खुद को ग्रेडिंग देती थी कि आज जब मैंने अर्नब के साथ काम किया तो मैंने कितनी बार गुस्सा किया और कितनी बार मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो धीरे धीरे जब भी मैं दिन में एक बार भी कंट्रोल कर पाती, और जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मतलब मैं वहाँ से उठ के चली गई, उसके सामने से उठ के चली गई
टाइम लिया, दूसरे कमरे में चली गई और बिलीव नहीं करोगे गाइस 5 to 10 मिनट्स के बाद इतना अच्छा महसूस हुआ। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ और मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ और आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को कंट्रोल किया। तो इसी तरह से दिन में ग्रेडिंग करती ये चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिस्टेक होती है, फिर आप उस चीज़ को सुधारते हो। धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने समझा और इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। दूसरा, जब मैंने अपने आप को ऑटिज़म के लिए एजुकेट किया, सेंसरी इश्यूज़ के बारे में जाना, किस तरह से सेंसरी इश्यूज़ जो हैं वो पेनफुल होते हैं हमारे बच्चों के लिए। एक आप खुद इमेजिन करो हमारे बच्चों की कैसी स्टेज होती है गाइस। पहले से ही लाइफ हेल है, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आधा अधूरा समझ में आ रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, करने के लिए कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, पता नहीं है मुझे टाइम पास कैसे करना है। आप ऐसी लाइफ इमेजिन करो और उसे जीने की कोशिश करो, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है ऐसी चीज़ में। तो जाने अनजाने हम और ज़्यादा हेल बना रहे होते हैं अपने बच्चे की लाइफ को। तो जब मैंने ऑटिज़म का काफ़ी सारा नॉलेज गेन कर लिया, तब मेरी सोच जो है वो बिल्कुल बदल गई और एक पॉजिटिव सोच मेरे दिमाग में बनने लगी कि खुद मेरा बच्चा इतनी तकलीफ़ में है तो मैं उसको और तकलीफ़ क्यों पहुँचाऊँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो चीज़ें मेरे लिए वर्क की। धीरे धीरे अर्नब में धीरे धीरे ही सही, लेकिन जैसे ही कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई, जब उसने राइटिंग्स करना स्टार्ट किया, उसका म्यूज़िक का टैलेंट आया, कुछ पॉजिटिव चीज़ें उसने सीखना स्टार्ट की, थोड़ा थोड़ा करके ही, बहुत कम स्टार्टिंग में जब इम्प्रूवमेंट थी तो उन्हीं इम्प्रूवमेंट से मुझे पॉजिटिविटी फील होने लगी। और जब अर्नब राइटिंग सीख गया तो मुझे थोड़ा सा सहारा होने लगा कि नहीं, अगर मैं कोशिश करूँगी तो वो चीज़ों को सीख जाएगा। बस ये है कि उसका स्पीड हमेशा स्लो रहेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस टाइम मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि अर्नब की स्पीड ज़रूर लो होगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ों को सीख जाएगा। उसके बाद भी उसके स्कूलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए। अर्नब स्कूल में एडजस्ट नहीं हुआ था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था वो टाइम भी, लेकिन हिम्मत के साथ उस चीज़ को हम लोगों ने फेस किया गाइस। तो मैं यही बोलूँगी कि फ़र्स्ट जो हम लोगों को काम करना है, अगर ऑटिज़म के डिप्रेशन से हम लोगों को बचना है तो वो फर्स्ट वर्क होगा अपने खुद के एग्रेशन के ऊपर कंट्रोल करना। अगर आप उसको खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेडिकल हेल्प लीजिए, काउंसलर के पास आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलें। रही लाइव एग्जाम्पल की बात, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने सुने भी हैं, देखे भी हैं, जहाँ पे मदर्स जो थी वो डिप्रेशन में चली गई, जॉब छोड़ दिया, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर वो ओवरकम नहीं कर पाई। तो जितना ज़्यादा आप ये समझ लो कि डिप्रेशन को आप जितना ज़्यादा बढ़ने देते हैं, उसको कंट्रोल करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी झिझकिए मत कि अगर आप खुद इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, लोग मुझे पागल बोलेंगे या ये बोलेंगे या ये बोलेंगे। ये समझिए कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। आप खुद अगर हेल्दी रहेंगी तभी तो आप अपने बच्चे का ध्यान रख पाएंगी। अगर आप खुद ही मेंटली स्टेबल नहीं हो पाएंगी, फिज़िकल हेल्थ आपका खुद का ही अच्छा नहीं है, तो ये ऑटिज़म जर्नी और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपके लिए। तो खुद के बारे में सोच लिए और टाइम के साथ एक सही डिसीजन लीजिए। सो यही कहूँगी गाइज़, आई होप कि मेरी ये जो डिप्रेशन भरी जर्नी थी इससे आपको ज़रूर कुछ हेल्प होगा गाइस। तो टाइम पे सही डिसीजन लीजिए, डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।